मैं जब इस धरा पे आई 3 बच्चे मैं वहाँ से चूज करके लाई थी। हमारी माँ क्या करी कि पंडित जी से पूछी कि भाई ये लड़का है कैसा है, तो उन्होंने बताया बहुत अच्छा है, लेकिन संतान होने में कुछ बस इतना सा इशारा दिया। मेरा छोटा भतीजा था, दोपहर का टाइम, छुट्टी का टाइम, और वो बैठ के अपने उसको फायर अलार्म को और किसको जोड़ रहा है। इतने में लाइट जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं बहुत दुखी थी। तो संदीप आता है और वो कह रहा है, मम्मा आप एक संदीप समझ रही हो, देखो देखो चारों तरफ देखो कितने संदीप हैं, आप हंसो इनके साथ। वो भी हंस रहे हैं। जैसे टीवी खोला तो उसमें आत्मा की यात्रा आ रही थी। मैं पत्री जी को देखा है, मैंने कही ये क्या 66 में मेरे को साक्षात बोलो या सपने में बोलो, वो दिखे। अगर मैं उनको दोष देती, आज रोती रहती, कोसती उनको और रो रो के बताती मेरे को 100 बीमारी थी और 100 बीमारी और लग जाती। आज एक बीमारी नहीं है मेरे को। 24 घंटे का ध्यान करा लो या 24 घंटे का सफ़र करा लो, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना सिर दर्द होगा। 4 साल में एक छींक भी नहीं आई है। ये गॉड गिफ्ट मेरे को मिली है। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आती है, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आती है। उन सब के लिए वो परिस्थितियाँ अपने खुद चूज़ करती है, परिवारजन चूज़ करती है, और धीरे धीरे वो अपने जीवन के लक्ष्य को समझने में सफल होती है और आगे बढ़ती चली जाती है। आज हम मिलेंगे पिरामिड मास्टर बिमला अग्रवाल जी से, जो कि इस समय फिजिकल एज में 84 इयर्स की सुपर सीनियर, परंतु आज भी वो पूरी तरह से यंग हैं। सभी कार्य स्वयं करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, घर के अंदर क्लास को चलाती हैं। हमेशा सेवा भाव बना रहता है, देने की जो आदत है उनकी हमेशा बनी रहती है। वो तन मन धन से तीनों तरह से पूरी सेवा करती हैं और ध्यान प्रचार में हमेशा अपने आप को आगे रखती हैं। तो उन्हीं से मिलते हैं उनकी इस सुंदर कहानी के लिए, आत्मा की यात्रा के लिए, कि अभी तक की उनकी यात्रा कैसी थी। स्वागत करते हैं उनका, स्वागत करते हैं बिमला जी आपका आत्मा की यात्रा शो में। धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्री जी का धन्यवाद जो आज ये दिन मेरे को दिखाया। थैंक यू। बिमला जी, जीवन में ये शरीर के लिए हमें माता पिता चाहिए होते हैं, माध्यम होता है हमारे जीवन में। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता कौन थे, आप किस परिवार में आए और परिवार के और कौन कौन से सदस्य थे आपके साथ। मेरा जन्म मथुरा में हुआ था, अग्रवाल फैमिली में। पिताजी नामी गिरामी बुलियन मर्चेंट थे और बहुत इज्जत शान शौकत थी। नाम उनका प्रहलाद दास था। जैसा नाम वैसे उनके काम थे। मेरी माँ धार्मिक नेचर की थी और भगवान में बहुत आस्था थी, डरती बहुत थी। इवन झींगुर से भी डरती, छिपकली, झींगुर, कुछ भी उनको डर लगता था। और भगवान में इतनी आस्था, हमारे घर में पूजा भी करते थे। तो जैसे कि कोई बीमार हो जाता, मेरा छोटा भाई था, उसको टाइफाइड हो गया, तो माँ उनको जब दवाई देती, डॉक्टर ने बोला ये दवाई इसको बहुत अच्छी फ़ायदा करेगी और आप इसको दो। लेकिन वो बच्चे को दवाई देती और वो वोमिटिंग कर देता, निकल जाती, बहुत
महंगा कैप्सूल था। तो हमारी माँ क्या करती, हम बहन भाइयों को बोलती कि जाओ प्रेयर करो कि अगर अच्छी है दवाई तो अंदर चली जाए, और अगर दवाई नुकसान करेगी तो बाहर हो जाए। तो हम जाके, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही करते थे, और मेरे से बड़े, लेकिन वो बच्चा बचा नहीं। बहुत तकलीफ़ मिली हमारे माता पिता को, क्योंकि वो 4 बच्चों में बहुत खुश थे। एक जाने से दुखी बहुत हुए, लेकिन गाड़ी चलती है, चलती रही। तो मेरे भाई 6 साल बड़े हैं, और उसके बाद मेरी बहन है, तो वो मेरे से 1.5 साल बड़ी हैं। तो हुआ क्या, 1.5 साल के बाद मैं भी आ गई, और मेरे बड़े भाई बीमार रहते थे। उनको जिगर की बीमारी थी, उनको अन्न नहीं बता रखा था डॉक्टर ने। तो माँ हमारी छुप छुप के खाना बनाती थी कि बच्चे को नहीं पता लगे। भाई बच्चे को मालूम तो हो जाती खाना मांगेगा, लेकिन खाना नहीं दे सकते थे। तो वो छुप के खाना बनाती और दोनों बच्चों को पालती थी। बहन थोड़ी बीमार रहती थी, भाई को जिगर था, बहन वैसे मतलब स्किन प्रॉब्लम, कभी फोड़े फुंसी हो जाना कुछ था। 1.5 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद हम भी आ गए। तो हम आ गए तो पिताजी और माताजी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं कि राम ने दी, धरती ने झेली। मेरा नाम बिमला रखा गया, मेरी बहन का नाम राधा है, और भाई का नाम रामनिवास है। तीनों ठीक है, पालन पोषण हो रहा था। भाई भी आगे बहुत तरक्की किए। बहन की शादी हो गई 16वीं साल में, फिर हमारी भी बारी आ गई। हमारे यहाँ पे पूजा पाठ का माहौल होने की वजह से पंडित जी 12 महीना दुर्गा की पूजा करते थे, पाठ करते थे मतलब। तो पाठ हमारा होता था। तो हमारी माँ क्या करी कि पंडित जी से पूछी कि भाई ये लड़का है कैसा है। बहुत माने हुए विद्वान थे, मतलब पंडित को कोई लालसा छल कपट वाले नहीं थे। तो उन्होंने बताया बहुत अच्छा है, लेकिन संतान होने में कुछ, बस इतना सा इशारा दिया। 56 में हमारी नवंबर में शादी हो गई। हम बहुत सीधे सच्चे थे, शादी कर दी तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पढ़ाई रुक गई तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये भी पता था कि बच्चे के लिए कुछ बोला है पंडित जी ने, वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारी एक जेठानी थी, हमसे बड़े, मतलब ये 4 भाई थे, जेठ थे, 2 देवर थे, 2 नंद थी। खाली एक की शादी हुई थी जेठ की, और दूसरा हमारा नंबर था। तो वहाँ पे छोटी बहू थे हम, उम्र भी कुछ नहीं, नाजुक बहुत थे, 40 किलो का वजन था कुल, और बहुत ही उच्च कुल के पैदा थे। मतलब उच्च कुल में तो ससुराल भी बहुत ऊंची थी। ठीक है, शादी हो गई, कभी यहाँ पे रहते, कभी पियर, कभी ससुराल, दोनों जगह बहुत चाहते थे। मिस्टर आते थे छुट्टियों में, ठीक है, सारे जैसे शादीशुदा लोग रहते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन मौज मस्ती हो गई। उसके बाद फिर अपने एजिट। उस दौरान 4 साल की इनकी पढ़ाई होने की वजह से, और मेरी एजुकेशन तो 7वीं क्लास थी बस, तो हमने टीचर लगाया, एक लेडी टीचर थी, वो हमारे को पढ़ाई कराती थी। एक हमने म्यूजिक टीचर लगाया, वो हमको म्यूजिक सिखाते थे। लेकिन सेटलमेंट ये था कि अगर मैं वहाँ रहूँगी तो वहाँ जाएंगे सिखाने, ससुराल रहूँगी तो ससुराल जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, मज़े से मैनेज हो रहा था। तो पढ़ाई भी चलती रही, म्यूजिक भी चलता रहा, और हम दोनों जगह रहते भी रहे, ना हमको कोई शिकायत, ना किसी को कोई शिकायत। मैं बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी एक बात कहते थे, वो आज तक हमको याद है, कि बेटा यहाँ से तुम जा रहे हो, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन कभी भी झगड़ा करके किसी से नहीं आओगे। तुम्हारी नंद है, वो तुम्हारी बहन के सरी हैं, समान है, और देवर हैं तुम्हारे भाई के समान है। तुम्हारा एक भाई है, एक बहन है, हमें, हमको कभी गाली भी देने भाई देवे, सास ससुर, हमको मत बताना, हमको बताओगे तो हमको बुरा लगेगा।
और तुम तो ठीक हो जाओगे, लेकिन संबंध हमारे खराब हो जाएंगे। और कभी भी तुम्हारे को कोई सामान पसंद नहीं आए, खाना पसंद नहीं आए, तो लेकिन जैसे अभी थोड़ा बहुत खा लेना, लेकिन शिकायत मत करना। ये हमने 15 साल की उम्र में ही गांठ बांध ली। इससे ये हुआ फ़ायदा कि हमको वहाँ पे खाने पीने में होता है फ़र्क। हमारे यहाँ का तो बहुत ही A1 था, लेकिन ससुराल का खाने पीने में वैसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका थोड़ा मोटा था हमारे हिसाब से, लेकिन हमने एडजस्ट किया। नंद 2 थी छोटी, मेरे से छोटी थी, एक देवर छोटे, दोनों ही देवर छोटे थे, एक बराबर के थे, एक छोटे थे। हम तीनों के साथ बड़े मस्ती से रहते, हमको पता ही नहीं लगा हमारी शादी हो गई है। और वो लोग भी हमारे को इतना प्यार करते थे, एवरी टाइम आगे पीछे हमारे रहते थे। और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ 4 साल में कि हमारे को कोई बच्चे की ज़रूरत है। जो आपकी देने की भावना थी, आपको अपने छोटे होते परिवार से ही मिली। जो आपने देख लिया आपके पिताजी देते हैं या जैसा भी है, हमेशा देते रहो। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपने कि जीवन को जहाँ पे हो वहीं पे मस्ती से काटो और प्यार से जीवन को जीने की जो आपकी कला थी, वो आपने अपने ससुराल में भी रखी। आपको अपने नंदों से सबसे प्यार आपने किया भी, और वही आपका एक परिवार जो हो जाता है, जो शादी के बाद कि बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, तो उसकी आपको अपेक्षा नहीं रही कुछ भी, और आप आराम से अपने जीवन को जीते रहे। तो अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आपके परिवार में, परिवार वालों की तरफ से या आपके अपने अंदर कभी ऐसी इच्छा हुई भी नहीं कि हाँ, कोई अपना भी बच्चा, अपने शरीर के माध्यम से कोई बच्चा होना चाहिए? वो कभी सोच ही नहीं आया, ना मेरे अंदर ना मिस्टर के अंदर। हाँ, सास ससुर, इधर माँ, पिताजी कभी नहीं बोले। माँ भी कहती थी कि बच्चा होना चाहिए। एक आध बार उन्होंने कोशिश की कि चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर ने देख लिया कोई भी खराबी नहीं है, रत्ती भर भी। ईश्वर की मर्जी होगी, जब हो जाएगा। ना हमको खालीपन लगा, ना चाहना करी। अब होता क्या है कि हमारी जो शिक्षा थी, वो दोनों नन्नों की शादी हुई, वो हमारी सारी शिक्षा फॉलो करी। हमने उनको भी यही बताया कि देखिए तुम जा रहे हो, वो हमारे साथ रहती थी हर समय। तो उनको ये असर पड़ा कि उन्होंने ससुराल में जाके कि भाभी ने अपना नाम कमाया है तो हमको भी कमाना है। वो आज तक इन चीज़ों को मानती हैं कि हमने भाभी से सारी शिक्षा ली। तो ये हमारे लिए खुशी की बात थी। फिर मिस्टर ने गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद में मथुरा में पीएमबी पॉलीटेक्निक है, तो उसमें उनको जॉब मिल गया, क्योंकि मथुरा के लोग जल्दी से बाहर जाना नहीं चाहते, वही सब कुछ वहीं पे है। और ससुर का बिजनेस था बहुत लंबा चौड़ा, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी कि सर्विस करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पॉलीटेक्निक में उन्होंने जॉब ले लिया। बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाले उन्होंने। तो मिस्टर हाई एजुकेशन और मैं कम पढ़ी, लेकिन हमको क्या होता, दुनियादारी मिस्टर बिल्कुल नहीं जानते कि किससे बोलना भी कैसे है, मतलब जी हाँ जी करना बस। लेकिन दुनियादारी में मैं माहिर थी, कहीं पे भी कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए अपने ख़ानदान की, अपनी, तो उसमें मैं नंबर 1 थी। चारों तरफ यही होता, कोई डिसीजन सास ससुर नहीं ले पाते, मैं ले लेती कि नहीं ये हमारे घर से होना चाहिए, हो जाता था। तो मतलब अच्छा ही लगता था, हमको भी अच्छा लगता और परिवार को भी अच्छा लगता। दोनों परिवार में बहुत अच्छी इमेज थी, चल रही थी गाड़ी। अब मिस सौराष्ट्र से आने के बाद फिर इनको चरखी दादरी पिलानी में ऑफ़र आई, और ये चरखी दादरी पिलानी हरियाणा में है, वहाँ ये चले गए। अभी क्या है कि हम वहाँ पे गए हैं, तो मेरे भाई ने क्या किया कि मेरा छोटा भतीजा था, 4 भतीजे 1 भतीजी थी, तो वो सबसे छोटे भतीजे को, और वो मेरे पास, हम जाने का टाइम हो रहा है चरखी दादरी, ट्रेन हमारी, ट्रेन से जाते थे, ट्रेन हमारी हो रही है और हम घर से निकलने वाले हैं, और मेरे भाई छोटे बच्चे को
अभी पौने 2 साल का था। उसको लेके और 2-4 उसके कपड़े लेके और मेरे को कहते हैं कि इसको तू ले जा। कोई सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हम दोनों जने बच्चे को एक्सेप्ट करके ले गए। मतलब वो ना नहीं किया, भतीजा तो वैसे भी हम खिलाते थे प्यार से, उसको ले गए। चरखी दादरी में किसी को ये नहीं पता कि इनका बच्चा है कि किसी का है। वहाँ पे वो बच्चे को नाम-वाम लिखा दिया, जो भी कुछ है, प्यार से पाला। उसके बाद सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इनकी जॉब लगी। तो वहाँ हम चले गए, सबसे पहले नीमच गए हैं। वो बच्चा हमारे साथ, मतलब वो तो हमने मतलब स्वीकार कर लिया एक तरह से। वहाँ ले गए हम, वहाँ पे उसका नाम-वाम लिखा दिया, सब कुछ किया। बहुत अच्छा, धुरंधर, पढ़ने में बहुत होशियार था। स्कूल में कभी शिकायत लेके जाती, एज ए मदर जाते हैं, माँ को तो तंग करेगा ना बच्चा। तो टीचर बोलते कि नहीं नहीं, आप इसकी शिकायत करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। इसके 100 खून भी माफ़ हैं, क्योंकि ये हमेशा अव्वल है और मॉनिटर रहता है, इसमें कोई भी हम नहीं सुनेंगे आपकी। ये तो नोटी बॉय होते ही हैं, अगर इतना नोटीपन नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा। वहाँ से बड़ा अच्छा रिजल्ट आता था। धीरे धीरे वो 9th में आ गया और उसने एक फायर अलार्म बनाना था और एक इलेक्ट्रिक का ही कुछ और था। दो प्रोग्राम थे उसके। तो अभी स्कूल में बताएंगे बाद में। वो कहता है, पापा भगीरथ पैलेस से मेरे को ये सब सामान दिलवा दो। हम तीनों जने जाते हैं और खूब छानबीन करके सारे सामान ले आते हैं और असेंबल करना भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। हम कहीं जाते हैं, अपने सोशल कॉल में कहीं जाते हैं, दोपहर का टाइम, छुट्टी का टाइम, और वो बैठ के अपने उसको फायर अलार्म को और किसको जोड़ रहा है, बैठा है ज़मीन में। इतने में लाइट जाती है और वो अपने काम कर रहे हैं, उनको शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब उनको करंट लग जाता करंट लग जाता है। हम जब वापस आते हैं, अंदर से बंद है दरवाज़ा, और वो बच्चा क्या है कि मेरे से कह रहा है, मेरे पे खुले पैसे नहीं थे, खुले नोट नहीं थे, कि मम्मा मेरे में है ना, मेरे उसमें डब्बे में, उसमें से ले लो। खुशी खुशी वो हमको विदा कर रहा है, भगवान को यही मंजूर होगा। हम वहाँ से आते हैं और हम कहते हैं, संदप्पा संदप्पा दरवाज़ा खोलो। उसका नाम संदीप था। प्यार से उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो खोल ही नहीं रहा है, आवाज़ ही नहीं सुन रहा, बेल बजा रहे हैं। फिर एक दूसरी जगह, मतलब हमारे फ्रंट में बैक में जाके एक दरवाज़ा है हमारा, बरामदे में खुलता है, वो जाली का दरवाज़ा है। तो जाली के दरवाजे में से जब हम देख रहे हैं तो वो बैठा हुआ है और उसके ऊपर वो सब तार वार पड़े हैं और वो खोल नहीं सकता है दरवाज़ा। तो इनको एकदम समझ आ गई कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो एकदम ये तो चीखने चिल्लाने लग गए, पड़ोसी लोग आ गए। ठीक है, दरवाजे को थोड़ा, जाली का दरवाज़ा था, वो पेचकस वगैरह से कैसे भी किया, अंदर से कुंडी खोली, हॉस्पिटल ले गए, जवाब दे दिया कुछ नहीं। बहुत सदमा लगा, आज तो अभी भी आंसू आ रहे हैं, और उस टाइम मेरे को एक आंसू नहीं, पता नहीं क्या हुआ। भी मथुरा से सारे लोग आ गए, पूरा घर भर गया है, कह रहे हैं कि इसको, तो मेरे को रोना नहीं आ रहा। मेरी जब भाभी आई, उनका रोना नहीं छूट रहा है, बहुत जोर जोर से रो रही हैं वो। यहाँ के पड़ोसी लोग सब समझे कि मिसेज अग्रवाल तो नहीं रो रही है इतना, एक औरत आई है बड़ी गोरी सी है और वो बहुत रो रही है। वो हैरानी से इस बात को देखने लगे। फिर बात खुली कि इनका भतीजा था, अभी तक किसी को नहीं पता। 3 दिन तक बस भर भर के स्कूल से प्रिंसिपल और टीचर और बच्चों को लेके आए, और उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे क्लासों में कारपेट बिछा दिए, प्लास्टिक के जो होते, कि भाई कोई दोबारा कांड ऐसा ना हो जाए। बहुत कुछ उन्होंने कहा और हम भी बहुत चाह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया कि हम कुछ कर पाते स्कूल के लिए।
ये कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिस्टर की हालत बहुत ख़राब हो गई, इतना सदमा सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर स्टाफ वहाँ के बॉस लोग हैं, डायरेक्टर वगैरह हैं, बोले कि नहीं इस तरह तो एक जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुमको हम प्रमोशन करके जनरल मैनेजर की पोस्ट बना के 9 जगह प्लांट थे हमारे सीमेंट फैक्ट्री के, वो इन्होंने ही सारे इलेक्टिव फाइनेंस किए थे। तो सबने बहुत समझाया कि देखो इस तरह जीवन ख़त्म नहीं करते, तुम चेंज करो, तुम्हारे को अच्छा रहेगा। कुदरत की बात है, मान गए हम। मेरी बहन की लड़की मेरे साथ गई थी, शादी नहीं हुई थी, वो नीमच में गए हम। सबसे पहली पोस्टिंग हमारी नीमच में हुई, राजस्थान में। 6 महीने रहे थे हम। इनको भेजा गया हमदर्दी के नाते भी, और प्लांट भी अच्छे नहीं चल रहे थे, प्लांट में भी प्रॉब्लम आ रही थी। ये जी जान से वहाँ पे लग गए अपने काम में। हाँ, इससे पहले मैं बहुत दुखी थी। तो संदीप आता है, सपने में आ रहा है या मालूम नहीं, साक्षात आ रहा है, और वो कह रहा है मम्मा आप एक संदीप समझ रही हो, देखो देखो चारों तरफ देखो कितने संदीप हैं, आप हंसो इनके साथ। वो भी हंस रहे हैं। और उसका रूप था कि वो यहाँ तक गले तक फूलों के हार पहने हुए पीले वस्त्रों में वो इस तरह से मेरे को दिखा है। और उसने ये बोला कि नहीं एक संदीप नहीं है आपका, देखो चारों तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं बहुत मतलब दुखी तो थी। तो मेरे पिताजी कहते बेटा देख 100 मजदूर में लगा दूं, करोड़ों रुपए में खर्च कर सकता हूँ, लेकिन तू आंसू मत बहा। तेरे को जो कहे वो कर सकता हूँ, लेकिन उसको कोई ला दे तो मैं मजदूर लगा दूँ, रोएंगे सारे टाइम रोएंगे, लेकिन उसको अगर कोई ला सके तो। मेरे पिताजी और भाई ने अच्छे अच्छे पंडितों को उसकी कुंडलनी दिखाई, हमारे यहाँ पे बना लेते हैं जन्मपत्री। सबने बोला भगत जी इसमें उसका था ही नहीं, बड़ा ऋषि मुनि था, और कोई थोड़ी सी विघ्न बाधा पड़ गई उसकी तपस्या में, इसलिए वो आपके घर में जन्म लिया। आपने उस घर में पहुंचाया, वो भी सज्जन लोग के घर में, और उसकी तपस्या पूरी हुई, उनसे सेवा लेनी थी। उसने हमको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इतना ही उसका था, 10 दिशा से उसका बुलावा था, और वो चला गया, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे को यही था कि ये मेरे साथ, उस टाइम मेरे को यही लग रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे ससुर ने फिर वो राज खोला कि बहू तुम पागल हो, तुम्हारे भाई जिस दिन लेके आए थे तुम चरखी दादरी जा रहे, उसी दिन बोल गए कि मैं ऐसे ही नहीं दे रहा। मेरे यहाँ पे पंडितों ने बता दिया कि ये बच्चा नहीं रहेगा, इसके भाग से रह जाएगा। मेरे को जब मालूम पड़ी है, जब वो चला गया है, जब मेरे ससुर ने ये बात खोली है। ठीक है बिमला जी, जैसा कि आपके पास एक फूल आया और आपने उस फूल के अंदर जो भी अपने आप को भी पूरी तरह से खिलाया और उस बच्चे को भी पूरी तरह से आपने प्यार दिया, और वो चला गया और आपको कष्ट भी हुआ बहुत। तो अभी जीवन के अंदर जैसे वो आपको आके मैसेज दिया उसने कि सारे संदीप ही हैं चारों तरफ, तो इसके बाद आपका जीवन क्या था? उसके बाद ये हुआ कि मैंने डॉल्स भी सीखी हुई थी। तो वहाँ जाके साइट पे हम गए, लेडीज को बुलाना, घर में डॉल्स बनवाना, सामान लेके अपना देना, चाय नाश्ता भी कराती थी मतलब, और हर हफ्ते क्लब भी ज्वाइन कराती थी। क्लब में खाना बनवाती थी, क्योंकि वहाँ 35,000 40,000 लोग थे जो कहीं कहीं से आकर रहते थे, और सीमेंट फैक्ट्री में एक कॉलोनी बनती है अपनी, बाहर का कोई नहीं होता, सिर्फ सर्विस क्लास होती हैं। तो उनके साथ में इतनी ज़्यादा अपने को मुखिया मानती, और सारे मेरे परिवार के हैं, तो बड़ा अटैचमेंट था। कि वहाँ कभी कभी क्या होता कि मैनेजमेंट को
मैनेजर के नाम से भी गालियां देते थे। वर्कर होते हैं तो मैं यूनियन के लीडर को भी बुला लेती और मैं कहती भाई देख, ऐसा है अगर अग्रवाल साहब से प्रॉब्लम है, हम आज ही अपने बचना बोइया बांधते हैं और हम वापस जाते हैं। अरे नहीं नहीं मैम, पैर पकड़ लेते, नहीं नहीं मैम, अग्रवाल साहब से तो हमारी इतनी प्रोडक्शन हो रही है, हम तो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमको बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, तो बोनस मांगो, तुम कुछ भी डिमांड करो, वो तुम्हारा हक है, अग्रवाल का नाम नहीं आना है। मैनेजर को गाली दो, खूब दो, अग्रवाल नहीं, पर्सनल नहीं बोलेंगे आप। उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह का होता था हमारा यूनियन के साथ ट्यूनिंग। बिमला जी, इसके साथ एक चीज़ बहुत समझ आती है, जैसे कि आपने अभी बोला कि अग्रवाल जी कुछ नहीं बोलते थे, तो जो आपका व्यवहार था, आपकी जो कला थी बात करने की, उस कला के कारण आप दोनों तरफ रख लेते थे, उधर के भी रख लेते थे, उधर का भी रख लेते थे। बहुत अच्छी बात है, आगे और जानते हैं आपसे। वहाँ हो गई तो वहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स थी, सिर दर्द होता था, कुछ होता, इन्होंने पूरी टेस्टिंग कराई तो उसमें निकला फाइब्राइड। तो बोले कि सारी पहले तो खोज करी कि कौन डॉक्टर यहाँ पे ऐसा है कि जिसके यहाँ एक भी डेड बॉडी नहीं निकली नर्सिंग होम में। एक था जय किर्लोस्कर नाम की लेडी थी, वो गाजर मूली की तरह ऑपरेशन करती थी रोजाना। वहाँ जाके हमारा ऑपरेशन हुआ। यहाँ से मेरे सास ससुर गए थे, उधर से भाई बहन आए थे, और ये हम सोच के गए कि अगर कुछ हो जाता है, इवन साड़ी भी लेके हैदराबाद गए कि अगर कुछ हो जाता है तो बॉडी को मथुरा नहीं ले जाना है, यहीं दफन कर देना है और फोटोग्राफ्स ले जानी। साड़ी वाड़ी वहाँ कहाँ से आएगी, बढ़िया से बढ़िया साड़ी ले गए कि अगर ऐसा हो जाता है। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ऑपरेशन हो गया और मैं आके बेड पे बोल रही हूँ ऑपरेशन कब होगा, ऑपरेशन कब होगा। तो मेरी बहन भाई कहते हैं अभी ना हो रहा, 2 महीने बाद होगा। तो मौत से डर ही नहीं था। फिर वहाँ पे हाँ, फिर हम रायपुर में, मतलब ये ऑपरेशन होने के बाद फिर मैंने योगा क्लास ज्वाइन की। हमारे फैक्ट्री से 150 किलोमीटर रायपुर जाती थी अपनी गाड़ी लेके, और वहाँ पे 3 घंटे की योगा क्लास करती थी। जो 3 महीने का कोर्स था मैंने 1.5 महीने में कंप्लीट किया और A to Z पूरा योगा सीखा और सिखाया फिर, और अपने आप भी करती थी। वहाँ से फिर हम आज वहाँ पे हमारे पास में एक माली होता है, तो माली का लड़का होता है 13 साल का, नाम रमेश है, वो 3 भाई हैं। तो वो आया ऐसे ही, उसके पिताजी का नाम सेवाराम था, क्योंकि सेवाराम कोई लड़का हो तो हमें बता। उसने अपने लड़के को काम पे रख दिया वहीं पे रायपुर में। तो वो भी काम करता था, माली भी काम कर रहा है, कुक भी लगा हुआ है, सब कुछ थी साधन, लेकिन वो भी रहता था। उसको ये नहीं आता था कि ये मग को उठा के किसी को दे दे, पानी नहीं भर सकता, इतना हलता डुलता था। लेकिन वो हमारे पास रहा, 13 साल का आया। करते कराते 85 में हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। वो लड़का हमारे साथ था। लड़का क्या था, A to Z सारे काम वो खुद करता था, बैंक का भी करेगा, पैर भी दबा देगा, खाना भी बनाएगा। हालांकि मैं भाई ट्रेन तो मैंने ही किया उसको, लेकिन जैसे वो कुछ कटिंग उससे करवा ली, पूरी तैयारी मैं करूँगी, हर चीज़ उसको आ गई। डोसा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारा खाना वो बनाना जानता था और सबका चहेता हो गया। कोई आता तो पीछे मेरे को बोलेगा पहले रमेशानंद, उसको हम रमेशानंद बोलते थे प्यार से। बहुत सीखता था, बहुत सिखाता था, पढ़ाई भी करता था। वो वहाँ से आया था 8वीं पास करके, यहाँ पे वो पढ़ाई भी करता, वो मशीनरी भी जान गया था। छोटे छोटे खिलौने उसको जैसे चाबी वाले होते हैं, उनसे वो इंजन वगैरह ये सब कुछ बनाना भी सीख गया, बहुत कुछ करता था। तो हमने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा था। हनुमान था, इन्होंने उसका नाम भी हनुमान रखा, तो वो वास्तव में था भी ऐसा। हमको, मेरे को माँ जी कहता, इनको सर कहता, लेकिन बड़ी सेवा करी उसने। फिर 89 में
मेरे जेठ के तीसरे नंबर के बेटा, उनको 6 बच्चे थे, 3 बेटी 3 बेटा। तीसरे नंबर के बच्चा, वो 87 में ही हमारे ससुर जी बोले कि भाई इस तरह अब बात नहीं बनेगी, नाम शोहरत सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, तो तुम अकेले अकेले ऐसे कैसे। तो इन्होंने मना किया कि नहीं, हमारे को ज़रूरत नहीं है, जो सेवा करेगा वो ही रहेगा। फिर भी उन्होंने परिवार के नाते हमारे जेठ के बेटे के कि नहीं, इसकी सेरेमनी करो। सेरेमनी कर दी 87 में, वो भी बड़ी धूमधाम से। पहले वो भागवत की कथा करवाई, परिक्रमा वगैरह लगाई, बड़ा जोरदार फंक्शन किया, तिरुपति की मूर्ति बनवाई, सिल्वर की, सोने की, गोल्डन पॉलिश करवाई, वो भी बांटी। मतलब बड़े धूमधाम से उसका ही सेरेमनी कर दी 87 में। फिर इन्होंने उसको बिजनेस करा दिया कि सेपरेट बिजनेस में होना चाहिए, इसको यहीं रहने दो। ठीक है, वो हमारे पास रहने लग गया। उस टाइम रमेश था, वो हम तीनों की सेवा करता। कतई कोई करता नहीं कि भाई मुकेश रह रहा है तो कोई ना, उसको ऐसा महसूस हुआ। शादी ब्याह के लोग भी आने लग गए। मुकेश 24 साल का था तो लड़की वाले आए, उन्होंने इधर उधर हमारी पहले तो इंक्वायरी करी, रिपोर्ट मिली कि बहुत अच्छी हैं, 24 घंटे का सर्वेंट भी है और सारे हर तरह से। फिर एक ही जगह एक ही लड़की वाले आए और हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या देखा, सिर्फ इसके सिर पे हाथ रख के ध्यान करके और सिर पे हाथ रखा, वाइब्रेशन बहुत अच्छी आ रही थी कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़की पसंद आ गई, उसको भी कुछ कला थी, जैसे मैं माहिर थी ऐसे वो भी थी, तो शादी हो गई। हमने यही सोच के कि भाई थोड़े पैसे भी छोटे ही घर की आनी थी, हमारे हिसाब से तो लड़की अच्छी थी। शादी हो गई। आगे क्या हुआ? आज की तारीख में मैं ये समझ रही हूँ कि मैं जब इस धरा पे आई, माँ बाप को भी कोई तकलीफ नहीं थी, मिलजुल के भी सबसे रही, और 3 बच्चे मैं वहाँ से चूज करके लाई थी। एक ने मेरे को प्यार और ममता भरपूर दी, दूसरे ने सेवा करी, वो भी 12 साल रहा, वो भी 12 साल रहा, और तीसरे ने 31 साल। जो मेरे अरमान थे वो मैंने इस पर पूरे किए। मेरे को बच्चे इन्होंने दिए, दादी बनाई, बहू आई, सास बनाई, माँ का प्यार भी मिला, सब कुछ ओके थी, कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं थी। ग्रहण कब लगा, मोड़ कब आया, जब 2020 में 29 मई को मिस्टर ने शरीर छोड़ा। 3 दिन तक बच्चे मेरे साथ रहे थे, बहू भी, बेटा भी, नाती नातिन सब मेरे साथ, तीनों दिन सोए थे नीचे। मेरे को नहीं पता हुआ क्या, कुदरत को ही ये मंजूर था। 3 दिन के बाद रात को मुकेश का फ़ोन आता है कि मम्मी जी इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को लॉक कर लेंगे, आप नीचे लॉक हो जाओ। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ चाय पानी देते हैं, खाना पीना, कि नहीं कुछ नहीं करना है आपको, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे, किसी को कुछ हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने उसके बाद हमको फ़ोन भी नहीं किया, और 40 दिन हमारे पड़ोसी हमको, उस दिन मेरे को बहुत ये लगा मैं अकेली हो गई बिल्कुल। घर में कोई नहीं, इवन मेड सर्वेंट कोई नहीं आता था, कोई किसी से बोलता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बहुत बड़ा परिवार है लेकिन कोई नहीं आया। फिर क्या हुआ है कि पड़ोसियों से बोल दिया, वो कभी फल लाते अपने तो थैली में फल टांग जाते दरवाजे पे, आंटी फल टक रहे हैं ले लेना। दूध वाला दूध की थैली डाल जाता, बस हम दूध, चाय और थोड़े से फल कभी हुए कभी नहीं हुए खा के रहते थे। 40 दिन तक हमने खाना नहीं बनाया, मन ही नहीं किया, कुछ नहीं होता था।
बस सोचना क्या करूं, कैसे जीवन बीतेगा। बाकी 3 दिन में ही हमने ये सोच लिया कि इस तरह हमारा गुजारा तो नहीं होने का है। चले गए बीच में, तो हम एक सीनियर सिटीजन का आश्रम बनाएंगे अपने घर को, मतलब एक जगह लेके, और वहाँ पे उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि आजकल सब अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं आश्रमों में। हम उनकी सेवा करेंगे। तो ये हमने अपना प्रण कर लिया। तो बाद में हमने सबसे बात करी कि भाई हमको आश्रम के लिए जगह चाहिए, इतना खर्चा होगा, ये होगा, हम सब बहन कर लेंगे, मैनेजर रख लेंगे। तो मुकेश की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, और 3 दिन से पहले ही हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम सीनियर सिटीजन की सेवा करेंगे। तीसरे ही दिन हमने बोल दिया था। तो पता नहीं मुकेश को ये बुरा लगा या क्या लगा, उसने बोल दिया ये नहीं होने का। कोई कैसे लोग आ जाएंगे, कोई मर जाएगा तो तुम्हारे सिर आ जाएगा, कोई बीमार को एडमिट कर गए, आप क्या क्या करेंगे, ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि सब मैनेज कर लूँगी मैं। लेकिन हमारे बराबर में एक किराए का मकान भी खाली हुआ था, मैं कि चलो इसको लेके हम इसी में चलाते हैं शुरुआत में। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिरे से ना कर दिया कि नहीं करूँगा। ठीक है, हम चुप हो गए। अभी क्या है, अकेले तो थे ही। जैसे टीवी खोला तो उसमें आत्मा की यात्रा आ रही थी, देखा, अच्छा लगा। विमला जी, जैसा कि अभी आप ये कार्य कर रहे थे, जीवन में सफलता भी मिल रही थी और सब काम कर रहे थे, परंतु जो भी परिवार के अंदर हुआ, आपके उस अकेलेपन ने, आपने टीवी देखना शुरू कर दिया। तो आपके जीवन में आनापानासति ध्यान कब और कैसे आया, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। वो ऐसा हुआ, अकेले रहते थे, खाली दीवार थी और हम थे, कुछ भी नहीं था। एक टीवी का सहारा होता, टीवी को खोलते तो एक दिन देख रहे हैं उसमें आत्मा की यात्रा आ रही है। अच्छा लगा, ये आत्मा की यात्रा क्या, वो अपना बता रहे हैं कि भाई मेरे को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। दोबारा खोल दिया, हर बार फिर वो इतना अच्छा लगने लगा, कोई काम तो था ही नहीं। इधर से उधर से आए, चैनल घुमाया और आत्मा की पीएमसी हिंदी लगा दिया, उसमें रमते गए। जानकारी मिली पीएमसी ऑफिस भी है कोई, तो मालूम पड़ा कि ये पिरामिड भी बनाते हैं। पिरामिड की इच्छा जागृत हो गई कि वही सीनियर सिटीजन का तो हो नहीं सकता, तो हम पिरामिड बनाएंगे। इधर मालूम पड़ा कि ये मकान भी हमारे नाम नहीं है, मिस्टर अपने नाम था, मिस्टर के नाम था। हमने कभी ख्वाहिश ही नहीं करी कि भाई हमारे को कुछ चाहिए। ऊपर का भी फ्लैट लिया तो ये बोले ये तुम्हारे नाम से लूँगा ऊपर का। मैं कि नहीं नहीं, मुकेश के नाम से लूँ, हमारा है तो। अब मुकेश कहते हैं, मैंने उससे बोला कि भाई ये हमारे नाम कर दो, कि नहीं नहीं, ये आपके नाम नहीं होगा, इसको तो बेचने का राइट मेरे को ही है, कभी बेचूंगा तो। हम क्या सोचे बैठे थे कि भाई ये मकान 6 करोड़ का था उस टाइम, 3 करोड़ हमको मिलेंगे, मुकेश 3 करोड़ ले लेगा, आधे का मालिक वो है, आधे का हमें, हम पिरामिड में लगाएंगे। ये हमने अब ठान लिया कि हमको ये पैसा पिरामिड में लगाना है। मालूम पड़ी पिरामिड कौन बनाता है पीएमसी में, राजीव गुप्ता हैं। तो राजीव गुप्ता से जब बात करी तो उन्होंने अलख्या शास्त्री का नाम बताया, फिर उनसे उनका फ़ोन नंबर लिया, फिर अलख्या शास्त्री को बात करी तो भाई मेरा ऐसा ऐसा विचार है, मैं पिरामिड बनाना चाहती हूँ, यही बात करी। तो बसंता शास्त्री ने एक दिन फ़ोन किया कि मैडम पत्री जी आए हुए हैं, क्या आप मिलना चाहोगी? कि यस, व्हाई नॉट। जबकि मैं अकेले जाती नहीं, हाँ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने उनसे हाँ भी कर ली। और मैं सफदरजंग एनक्लेव, सफदरजंग मतलब पहुँच भी गई। वहाँ पे पत्री जी आए हुए थे, अलख्या ने मेरे को देखते ही उनके रूम में ले जाके खड़ा कर दिया। वहाँ पे कई लोग बैठे थे, पत्री जी लेटे हुए थे, वहाँ सारे जने सेवा कर रहे थे, कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा। उनकी छोटी बिटिया भी बैठी थी। तो अलख्या ने बोला आंटी बैठो कुर्सी पे, वहाँ जो कोई बैठा था हटा दिया,
मैं पत्री जी को देखा है। मैंने कही ये क्या, ये बुड्ढा तो वही है 66 में मेरे को साक्षात बोलो या सपने में बोलो, वो दिखे हैं। सोने में रात को पत्री जी आती हैं, मेरे को नहीं मालूम पत्री जी हैं। लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, लंबा चौड़ा डील डोल, और वो हमारे एक आंगन होता है, पहले आंगन बोलते थे हम लोग, आप पता नहीं क्या बोलते हो। वो आते हैं और आके मेरे सिराने खड़े हो जाती हैं, हाथ पे कुछ देती हैं, पता नहीं गोली है कि क्या है, ये भी मेरे को होश नहीं है। फिर मैं सो जाती हूँ, बस इतना मालूम है कि वो आए हैं, सिराने खड़े हुए हैं, कुछ हाथ पे दिया है। सुबह को मैं ठीक हो जाती हूँ। सुबह को जब उठती हूँ तो मैं कहती हूँ रात को एक बुड्ढा आया और उसने मेरे को, मेरे सिराने खड़े वहाँ से आए थे और मेरे को ऐसे ऐसे कुछ दिया। हमारे परिवार में कोई ऐसा है भी नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात को, नहीं ड्रॉप किया। अब जब अलख्या शास्त्री रूम में ले जाती है और वहाँ पे मैं उनको लेटे हुए देखती हूँ, वही दाढ़ी, वही डील डोल, वही सब। मैं कि यही तो थे। तो पत्री जी बोले यस। तो यस तो मैंने कि फिर जब से कहाँ थे, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, जब से कहाँ थे। और इतना बोलने के बाद और मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बह गई। कोई चुप भी नहीं करा रहा है कि तुम क्यों रो रही हो, और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। फिर अपने आप से आंसू पहुँचे, फिर उनके पैर दबाने लग गई। बिमला जी, इसी में मैं अभी पूछती हूँ कि आपने ये ध्यान कब और कैसे सीखा? जैसे कि आप टीवी में शो तो देख रहे थे, तो आपने ध्यान कब सीखा? आत्मा की यात्रा देखी, उसके साथ में पिरामिड का भी पता लगा, वो भी बात हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मनीषा गुप्ता है जो कि हमारे बिल्कुल 4 जीने के ऊपर ही रहती है। तो वो एक दिन आई, मेरा टीवी खुला हुआ था, बोलती आंटी आप भी ये देखते हैं, बड़े ललक के बोली वो। मैं कि हाँ, तो मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ। बड़ा अच्छा लगा। तो मालूम पड़ी कि इसमें मास्टर बनो भी चल रहा था शायद। तो उसने बोला कि मास्टर बनो, यहाँ तो मेरे को मास्टर की डिग्री भी मिल गई है। मैंने कि कैसी डिग्री मिली है, जबकि मनीषा गुप्ता को कैंसर डिक्लेयर हुआ था और उसने पहले वो हमसे भी बात करती थी कि आंटी मेरे को थोड़ा सा कुछ करो, मैं आज वो कीमो लगवा के आई हूँ। लेकिन हम आनापानासती नहीं जानते थे। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हम पत्री जी से मिले, फिर वहाँ पे हमारा ध्यान करवाया। फिर जसविंदर कौर हैं, उन्होंने फिर ये भी पूछा कि आपको कैसा अनुभव हुआ, तो वहाँ पे ध्यान कराया, आनापानासती ध्यान पहली बार। तो सबसे पहली बार आप जब पत्री जी से मिले, तभी आपने आनापानासती ध्यान सारा किया। उद्धार जभी से हुआ। बहुत अच्छी बात है कि आपका ध्यान उनके सम्मुख ही शुरू हुआ। तो आगे की यात्रा हम जानते हैं आपसे। आगे की यात्रा हुई थी, हमने पत्री जी को बोला कि भाई मैं ध्यान भी करती हूँ, मैं सेवा भी करती हूँ, ध्यान सिखाती भी हूँ, बीमार भी हूँ, दवाई भी लेती हूँ, आगे क्या आदेश है, यही पूछा सीधे शब्दों में। तो उन्होंने बोला जो कर रही हो सफिशेंट है, करते रहो, कंटिन्यू करो, ये शब्द थे उनके। ना उन्होंने कोई और दूसरा शब्द बोला, ना फिर हमने उनसे सवाल किया। पैर दबाए और जितनी देर हमारी सामर्थ्य दबा के हम वापस निकल ही आए। ये हमारी पत्री जी के साथ की यात्रा थी। लेकिन ये बीज हमने, मतलब अपना संकल्प हमने बता दिया था कि हमको पिरामिड बनाना है और 3 करोड़ की राशि भी बता दी। अब घर में हमारे सुनिए कि घर में मुकेश ने हमारे से डिटैचमेंट कर लिया। कोई आना जाना नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम बीमार हैं, बीमार हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। फिर वो आते हैं कि हम गुड़गांव में जगह मेरे मिस्टर ने ही खरीद दी थी, जब प्लॉट खरीदा था। फिर उन्होंने बोला 6 महीने के बाद कि हम वहाँ पे मकान बनवाएंगे, किराए के मकान में हम शिफ्ट हो रहे हैं। वो चले गए, आना जाना तो यहाँ पे भी नहीं था, वहाँ पे भी नहीं। ठीक है, हम राम भरोसे 40 दिन के बाद हमने अपनी बहन को बुलाया।
बहन आई कि ऐसे तुम मर जाएगी, खाना खाती नहीं है, कुछ नहीं करती है। वो आई, उन्होंने फिर यहाँ आके मेड भी रख दी, कुक भी रखी और खाना पीना चालू करा दिया। लेकिन 40 दिन में जो हमने नहीं खाना खाया, उससे शरीर हल्का भी हुआ और ध्यान में जब बैठते तो उसमें बहुत से हमारी क्लियर भी हुए कि हमारे को जीवन इसी तरह। एक दिन हमने अपनी आत्मकथा भी लिखी। तो बिमला जी, हम यही जानना चाहते हैं कि ध्यान में बैठने के बाद जो आपके अनुभव आए और आपने अपनी एक आत्मकथा लिखी, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आत्मकथा हमारे को ऐसा था कि कभी पैसे का अभाव देखा नहीं जीवन में, बचपन से लेके आखिरी तक बहुत ठाठ से थे। जाने के बाद 6 महीने साल भर बीता, ठीक है। 2 साल के बाद मुकेश हमको कुछ पासबुक, कुछ चेकबुक, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ शेयर, कुछ जो उनकी मर्जी में आई वो हमको सौंप के गए। गुस्से में या समझो नादानी में हमने वो देखे भी नहीं। हमने कही हमको नहीं चाहिए, भगवान ने जीवन दिया है तो खाना भी वो देगा, इतनी थी हमारे अंदर। खैर वो रख गया। कुछ दिन तक तो हमने उसको देखा ही नहीं। ज़रूरत हमने अपनी जीरो कर दी, कोई सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोविड का टाइम था, कोरोना का, ज़रूरतें हमारी कुछ भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमने ज़रूरत भी पड़ी, चेकबुक भी देखी, पासबुक भी देखी, पैसे भी निकलवाने शुरू किए, गुजारा होता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। मीन्स हमको कोई तकलीफ नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर लिया एकदम खुशी पूर्वक। फिर यूनिवर्स ने हमारा पीछे से थपथपाते रहे कि हमारे को, हमने जो इच्छा करी है हम कर सकते हैं, खुले हाथ। जैसा मिस्टर बोलते तुम दोनों हाथों से लुटाओ, तुम्हारे को कमी नहीं है, तुम करोड़पति की पत्नी हो। आज भी मेरे को यही महसूस हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो रुकती नहीं है। पोते की शादी हुई, उसमें भी दिल खोल के 15 लाख की ज्वेलरी बनवाई, सबको डायमंड की अंगूठी बांटी। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बता इसलिए रही हूँ कि मेरे साथ में इस तरह का हुआ कि अब मेरे को पूरा मेरे सिर पे, मेरे पीछे से कोई खड़े हैं, और खड़ा कौन है? पत्री जी, जो कि 66 में ही उन्होंने मेरे को अब आभास करा दिया बिना जानकारी के, और लास्ट मोमेंट पे भी अपने दर्शन दे गए, बता गए कि जो कर रही हो बहुत अच्छा है। इससे ऊपर मेरे लिए और क्या उपलब्धि होगी? बताइए, आप बताइए अपने सोच से। और आज मैं किसी को दोष देने के बजाय, आज मैं बच्चों की इतनी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने उस टाइम ज़रा सा मेरे को अटैचमेंट देते, मैं आगे नहीं बढ़ती। दूसरी चीज़, अगर मैं उनको दोष देती, आज रोती रहती, कोसती उनको और रो रो के बताती मेरे को 100 बीमारी थी और 100 बीमारी और लग जाती। आज एक बीमारी नहीं है मेरे को, एक थायराइड के सिवाय, एक गोली नहीं ले रही। 24 घंटे का ध्यान करा लो या 24 घंटे का सफ़र करा लो, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना सिर दर्द होगा। 4 साल में एक छींक भी नहीं आई है। ये गॉड गिफ्ट मेरे को मिली है। और आज मैं क्या समझ रही हूँ, ये ध्यान का प्रभाव, संगत का प्रभाव और आप लोगों का प्यार। आज मैं छोटी मोटी परिवार की नहीं हूँ, ठीक है, 500 लोग का परिवार पहले होगा, तो आज लाखों लोगों का मेरा परिवार है, और वो आत्मा का परिवार है। यहाँ कोई से लेना देना नहीं है, करो अपनी खुशी से करो, नहीं करो मत करो, सिर्फ प्यार दो और प्यार पाओ। और आज मैं हर चीज़ में अच्छा ही समझती हूँ। मेरे को जो मिला कहीं से तो मेरे को फोर्स हुआ कि तुम ये रास्ते पे चल रही हो, चलो। और सबसे
ज़्यादा कि मेरे को पत्री जी ने बोल दिया कंटिन्यू करो, रास्ता सही है। बिमला जी, आपका रास्ता भी सही था, आप आगे भी चलती रही। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस एज में भी किस प्रकार आप अपने घर में आपने एक सेंटर शुरू किया, आप लोगों को ध्यान सिखाती थी। देखिए, मेरे को लगता है कि मेरा पर्पज यही था, मेरी ज़िंदगी का पर्पज एक ही है कि मेरे को सेवा देनी है, अपेक्षा नहीं करनी है। और ये हमारे घर की परंपरा रही है। मिस्टर ने भी यही चाहा कि मैं मरूं तो कोई को परेशानी नहीं हो। मैंने भी ये चाहा। मेरा ऑपरेशन हुआ 2002 में, हार्ट में 2 स्टेंट डले हैं और आज 23-24 साल हो गए। स्टेंट डले, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 2013 में एक घुटने का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया कि बेड रेस्ट लेना है। उससे पहले हमारी बच्चे लोग, जिस दिन मैं ऑपरेशन करा के आई, स्टेंट डलवा के आई, 1 बजे 1:30 बजे मैं आ रही हूँ, 4 बजे 4 आदमी आते हैं और सामान ऊपर ढो रहे हैं। मैं देख रही थी, मिस्टर भी देख रहे थे, मेरी बहन जीजा जी भी आए हुए थे मेरे ऑपरेशन की वजह से। बोले कि भाई ये क्या है मुकेश, कि हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। 4 साल पहले हमने ऊपर का फ्लैट लेकर, बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहिए। तो मुकेश ने मना कर दिया कि नहीं, नीचे उसका ऑफिस भी था और नीचे ही रहते थे साथ में। तो जिस दिन मैं आई हूँ उसी दिन वो ऊपर जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला अब तो इनको ज़रूरत है भाई, हफ्ता बाद भी चले जाना, कि नहीं आप ब्यूरो से और 24 आवर्स का आपको मिल जाएगा। मैं और मेरे मिस्टर हम कुछ भी नहीं बोले। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि ऊपर वाला कोई शक्ति, कोई तो हमारे पीछे था जो हमारे मुंह को किसी मामले में नहीं बोलने दिया, ना पैसे के मामले में, ना शरीर तन मन धन, और आध्यात्मिक तौर पे भी हम आगे बढ़ते रहे, कोई रुकावट नहीं आई। और सबसे बड़ी बात कि आज भी संबंध मधुर हैं। अगर हम उस टाइम पे कुछ बोल देते तो आज ये सब नहीं होता। क्यों? हम सहन करने के लिए बनाए थे परमात्मा ने, हमने सहन किया। और आज तक भी 72 से हम अशोक विहार में हैं। अभी पार्क में भी जाती हूँ तो 5-7 बच्चे तो पैर छूने को आ जाते हैं, बहू हैं, बेटे, और सबसे मधुर संबंध है। साइट पे गए तो आज तक उनकी आती है मैसेज। पियर ससुराल में आज भी हम स्वर्ग नशेनी चढ़ के आए तो वहाँ 300 लोगों का था। तो सभी, मतलब कोई बुराई नहीं है। और आज बच्चों को इवन मैंने माफ़ी वैसे नहीं मांगती, लेकिन ध्यान में आने के बाद कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आज इच्छा है कि अगर ये माफ़ी से खुश हो जाते हैं तो माफ़ी मांग लो, खड़े होकर सामने, कि भाई मैंने कोई गलती की है तो माफ़ कर दो, इतनी पोलाइटली। तो आज ये हिम्मत भी है और ये जज्बा भी है कि जो कुछ भी करना है, इस हाथ को तकलीफ है तो इसको पता नहीं होना चाहिए, इस हाथ से दान कर रहे हो इसको पता नहीं होना चाहिए। बिमला जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जो आपकी फिजिकल एज है, उस एज में बहुत से लोग सिर्फ बिस्तर पकड़ लेते हैं या अपने मोह ममता में ही घिरे रह जाते हैं। तो आपके जीवन के अंदर क्या राज है जो आप आज तक पूरी तरह से एक्टिव हैं, समाज में भी काम कर रही हैं, ध्यान प्रचार भी कर रही हैं? तो इसके पीछे का राज मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, हर एक को जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरा सोल पर्पज ही यही था
यहाँ आने का। दूसरी बात, कभी झूठ का, दिखावे का सहारा नहीं लिया। जब से पता लगा है, होश संभाला है, बचपन से ही, और आज तक वो कायम है। दिखावा बिल्कुल नहीं आता। अब हाथ खोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बंद करके बैठ जाओ, पैर भी क्रॉस कर लो, आंखें भी बंद कर लो। करना क्या है? सिर्फ अंदर अपनी सांसों पे ध्यान दो या सीधे अंतर्मन में झांक लो। अंतर्मन में तो पूरी पावर है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अगर आप महसूस कर सकते हो, जवान को तालू से लगा दो, फिर देखिए हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहार भी आ रही हैं आपके अंदर में। फिर आपको क्रोध और अपना तेरा ये सब तो रह ही नहीं जाएगा। आनापानासती को भी छोड़ दो। मेरे पीछे में पत्री जी खड़ी हैं, जो कि उन्होंने अपना विजन दे दिया 66 में, फिर साक्षात मिल गए 2022 में, और आज वो बॉडी से हैं या नहीं है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बार मिली, लेकिन शक्ति और पावर उनकी मेरे साथ में काम कर रही है। उन्होंने ही सुझाया पिरामिड, मैं तो जानती नहीं। हाँ, विवेकानंद, वो वहाँ गए थे हम कन्याकुमारी, वहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल क्या बना हुआ है, उसमें हम बैठे, इतनी ज़बरदस्त पिरामिड बनाया है, बहुत ज़बरदस्त शांति है उसमें, वो हम महसूस करके आए हैं। लेकिन बाकी हमने पिरामिड नहीं जानते थे कुछ भी हम। और आज मेरे दिमाग में पिरामिड, ध्यान, सिखाओ भी, सीखो भी, और आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है किताब पढ़ूं मैं, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि कोई फोर्स, कोई सोर्स, कोई शक्ति है जो मेरे को चला रही है। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को कभी सिर दर्द नहीं होता, मैं कभी थकती नहीं हूँ। हाँ, फिजिकल लेवल में पैर और हाथों में स्वेलिंग बहुत आ जाती है, बाकी मेरे को कोई अनईजी नहीं लगता, ना मेरे को भूख, ना मेरे को प्यास, कुछ नहीं लगती। ये सब कोई ताकत तो है। आज की तारीख में मेरे को चलाने वाला केवल और केवल एक साथी भी है, एक गुरु भी है, एक परमात्मा भी है, और एक मित्र भी। मैं साथी और मित्र एक ही बात है। आज सब कुछ मेरा है, वो कौन है? केवल श्वास, केवल ध्यान, केवल पीएमसी, पीएसएसएम, पिरामिड, साकार जगत, ध्यान जगत, इसी के मैं दिन रात सपने देखती हूँ, और वो मेरे को ताकत दे रहा है। आज की तारीख में मैं अपने आप को धन्य और भाग्यशाली मान रही हूँ। आज मेरे को कोई भी बोल देता है, इवन मुकेश ने कई बार बोला है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, आप कर लो ये काम। मेरे को खुशी होती है, मैं कहती हूँ सैर स्वीकार कर लेती हूँ, ठीक है हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज भी हमारे बच्चे जो कि बहुत छोटी उम्र के हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो थक गया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से नहीं होगा, आप कर लो। तो मैं समझती हूँ कि यस, मैं तो कभी भी थकती नहीं हूँ, मेरे को कोई थकान नाम की चीज़ ही नहीं जानती मैं, थकान है क्या, ना कभी मैं निराश होती हूँ। तो ये तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली ही मानूंगी कि सामने वाले के सामने मैं इतनी व्यस्त रहने के बावजूद और अपने आप को खड़ा करके और उनकी नज़र में पावरफुल हूँ। वो क्या है? वो केवल ध्यान है। वो क्या है? वो केवल मेरी ममता है। वो क्या है? वो केवल मेरी सेवा है। बहुत ही सुंदर बात है बिमला जी कि
आपका जो आज की तारीख में भी, चाहे शारीरिक क्षमता है या मानसिक है या आध्यात्मिक है, तीनों में आपकी पकड़ है और आप इसी वजह से आज भी पूरी तरह से उतनी ही शक्ति रखते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? अपना सुंदर संदेश दीजिए। ये तो आपने बहुत अच्छा पूछा। मेरा जवाब ये रहेगा, किसी में कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती हो ही नहीं सकती। हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने आप में गलत नहीं हैं। और अपना आत्म विश्लेषण करिए, आप अपने को जानिए सबसे पहले कि आपने कहाँ क्या किया। मैं अपनी यात्रा को बताऊंगी, जब से जीवन मेरा हुआ है और मैंने समझा है, अपने आप को समझने लगी हूँ। जैसा मैंने चाहा, मैंने किसी से सेवा कराना नहीं चाहा। मैं गाइड कर सकती थी कि मेरे को इस तरह से चाहिए, मेरे को इस तरह करिए, लेकिन नहीं, जब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैंने जब ये प्रण कर ही लिया है कि मैं सेवा करूँगी, मेरे को सेवा नहीं लेनी है, मैं हर तरह से किसी का करूँगी, बदले में नहीं लेना है। जब नहीं लेना है और मैं अगर इसको समझती कि हाँ मेरा कोई ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो क्या होता, मैं रोते रोते अपना जीवन व्यतीत करती। आज अकेली हूँ, आपने मेरी हिस्ट्री भी सुनी है, तो लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं मानती। कारण कि पूरी फोर्स मेरे साथ में, बच्चे भी मेरे साथ में, पड़ोसी भी मेरे साथ में, और जो भी किसके सामने मैं पढ़ती हूँ वो ही मेरा अपना बनता है। तो ये सब तो मेरे को बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं रोती और गिड़गिड़ाती या सबसे अपनी कहानी करती तो आज क्या होता मालूम है? मैं बीमार होती, एक कोने में पड़ी पड़ी सड़ती, 10 तरह की बीमारी हो जाती। आज मेरे को कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। मैं कितनी भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे को छींक भी नहीं आती। सही में परिवार में सब लोग रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते कि परिवार हमारा हमेशा के लिए। जैसा कि मैंने सोच लिया है, परिवार है, परिवार से कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी के साथ में भी द्वेष नहीं रखना है, कि अच्छा बोलो, अच्छा बाँटो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, और जो भी कर सकते हो, एक आदमी का भी तुमने उद्धार कर दिया शाकाहार के नाम पे, ध्यान के नाम पे, या सेवा के नाम पे। जो भी सेवा आती है आपको, ज़रूरी नहीं पैसे से सेवा होती है। सेवा तो आपने बता दिया कि वो इस योग्य है और वो काम कर सकता है, अपनी रोजी रोटी चला सकता है, अपने में शांति ला सकता है, वो भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। पत्री जी ने सिर्फ यही सिखाया है, ए आता है तो ए सिखाओ। ये नहीं बोला कि पैसे खाली करो, ये नहीं बोला शरीर नहीं चल रहा है फिर भी तुम जाओ धूप में तपो, बारिश में भीगो, गर्मी में, कुछ नहीं। घर बैठ के भी आप ऑनलाइन, किसी को फ़ोन आया है, वो परेशान है, उसको बताओ भाई परेशान मत हो, तुम शांति से ध्यान में बैठ जाओ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। देखिए उसकी बदल जाएगी, उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, वो ध्यान में मगन हो गया। ये सब सेवा अगर आप करेंगे, अपना तो उद्धार करेंगे, और किसी का भी आपके थ्रू हो गया, शांति आ गई उसके, तो आपका तो गोल्डन अक्षरों में वहाँ पे आपका स्वागत भी किया जाएगा और नाम भी लिखा जाएगा और आपको वापस भी मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद पत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया बिमला जी, इतना सुंदर मैसेज देने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। दोस्तों, कितनी सुंदर यात्रा अभी तक वो कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। जीवन के अंदर समर्पण भाव, उस शक्ति के प्रति सेवा, तन मन और धन सबके साथ हमेशा देना सीखा। इन सब गुणों के साथ यही उसको जीवन के अंदर आत्मा को ताकत देता है। आत्मा की ताकत के लिए ही हम आनापानासति ध्यान करें
सज्जन सांगत्य करें, स्वाध्याय करें, जिससे कि हमारा जीवन भी और सुख में हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब हम सत्य पथ पर चलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और वही शक्ति हमारा भी मार्गदर्शन करती है और औरों का भी करती है। बने रहिए हमारे साथ। एक नए पिरामिड मास्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।